हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विनिर्माण उद्योग के चैप्टर नंबर 6 है हमारी भूगोल का। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 6-7 बार आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया आपने तो समझो आपका चैप्टर खत्म है। ओके जी, सो आपका पहला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी कच्चे माल को एक मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, तो उसी को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 में, 2016 में, 2018 में, 18 मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों में, और साथ में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वही विनिर्माण उद्योग क्या है, डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ में आपसे ये भी पूछा गया है कि विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विनिर्माण उद्योग का महत्व बताओ, या भारत जैसे देश के अंदर विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के और वाले क्वेश्चन लिखे हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके जी, इसका आंसर एकदम सिंपल है, आपको यही बताना है कि विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण होता है, या कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। अब ऑब्वियस सी बात है, विनिर्माण उद्योग यानी फैक्ट्री में बनता है। ट्रैक्टर कहाँ यूज़ होता है, हमारी कृषि में। तो हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है ना, किसका, कृषि का। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विनिर्माण उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान करता है। साथ ही में जो कृषि पर लोगों की निर्भरता है ना, उसे कम करता है। ज़्यादातर लोग है ना कृषि में काम करते हैं, तो अब उनको लग रहा है कि हाँ यार, हमारे पास अगर कृषि नहीं है तो हम विनिर्माण उद्योग में जाकर भी काम कर सकते हैं। साथ ही में उद्योग की स्थापना से, यानी अगर किसी क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग लगते हैं तो उसके साथ उस एरिया का क्या होता है, विकास होता है। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो जाती है ना, जिस गांव के अंदर, तो समझ लो उस एरिया का या उस गांव का वेलफेयर होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विनिर्माण उद्योग द्वारा उत्पादित जो वस्तु होती है, जब हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, मिलती है ना, फॉरेन करेंसी। इंडिया की बनी हुई चीज़ आप जब अमेरिका में बेचोगे तो अमेरिका वाले लोग किस में, डॉलर में पे करेंगे, तो हमारे पास आई नहीं आई विदेशी मुद्रा। ओके जी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर, छोटा नागपुर प्लेटो एक जगह है, प्लेटो यानी पहाड़, तो छोटा नागपुर जो पठार है, पहाड़ नहीं सॉरी पठार, छोटा नागपुर जो आपका पठार है, उस एरिया के अंदर हमें ज़्यादातर लोहा और इस्पात उद्योग पाए जाते हैं, मिलते हैं या पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोहा और इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के आसपास ही लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो लोहा अयस्क है वो बहुत कम लागत में मिलता है, जो कि लोहा इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है। और साथ ही में उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, वहाँ पर जो, अगर मैं बात करूँ छोटा नागपुर पठार के आसपास, पठार जो होते हैं वहाँ पर है ना, जो कह सकते हो आप, जो मिनरल्स होते हैं ना, खनिज, वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। तो यही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि उच्च क्वालिटी का कच्चा माल या खनिज प्राप्त होता है छोटा नागपुर पठार के पास। ओके, नेक्स्ट है कि सस्ते श्रमिक, बहुत ही ज़्यादा सस्ते श्रमिक मिलते हैं। ठीक है, हमारे छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास आपको पता ही है कि जो हमारा बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ से लोग आके काम करते हैं बहुत ही कम कीमतों पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थानीय बाजार में इनकी विशाल मांग है। यानी अगर मैं बात करूँ छोटा नागपुर प्लेटो के बिल्कुल आसपास ही ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग की बहुत ज़्यादा मांग है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं लोहा इस्पात उद्योग वहीं पर लगा देते हैं, छोटा नागपुर पठार के आसपास ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2014 में, 15 में और 10 में आ रखा है। क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे सूती कपड़ा उद्योग है ना, वो बुनाई और प्रसंस्करण, अब ये प्रसंस्करण क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसको मतलब होता है प्रोसेसिंग, यानी जब बुनाई होती है और धागे की प्रोसेसिंग होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है कि सूती कपड़ा उद्योग में आने वाली परेशानियां बताइए। ठीक है, सिंपल सीधी बात है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग के सामने आने वाली किन्हीं प्रमुख 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहली समस्या तो यह है कि पुरानी मशीनें, ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत पुरानी मशीनें हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि वो मशीनें जो है बिजली से चलती है, बट हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ, बहुत कम ऐसे एरिया है जहाँ पर 24 घंटे बिजली आती है। मतलब हमारे दिल्ली के अंदर तो आती है, बट गाँव वाले बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ पर नहीं आती, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि जो सूती कपड़ा उद्योग होते हैं ना, वो जो रेशे उद्योग होते हैं, मतलब जो दूसरे रेशे उद्योग होते हैं जैसे नायलॉन का कपड़ा वगैरह, उनके साथ प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। ठीक है, कंपटीशन फेस कर रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि उच्च कोटि का धागा तो बनता है हमारे इंडिया में, सूत जो है वो उच्च कोटि का बनता है, बट सूत से जो कपड़ा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता। इसलिए हम क्या करते हैं कि धागा दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि अगर हम
बना बनाया कपड़ा यानी उस धागे से बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करे तो हमें ज़्यादा पैसे मिले। ऑब्वियसली बात है, आप धागा बेचते हो 15 रुपये का, बट अगर आप कपड़ा भेजो तो हमको मिलेंगे 1500 रुपये। तो कितना डिफरेंस है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे सूती कपड़ा उद्योग में कि धागा अच्छी क्वालिटी का तो बनता है बट कपड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जल प्रदूषण के बारे में बताना है कि जल प्रदूषण से औद्योगिक प्रदूषण कैसे हो रहा है। सिंपल सीधी बात है कि जो उद्योग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना कूड़ा वगैरह वो कहाँ पर डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। अपने कार्बनिक और अकार्बनिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना वो नदी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो जल प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब जो जल प्रदूषण है वो किन फैक्ट्रियों या किन विनिर्माण उद्योग के द्वारा बढ़ता है, तो मैं आपको बता दूं जो कागज उद्योग है, जो रसायन उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, रंगाई उद्योग है, साथ में चमड़ा उद्योग है, इनसे जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे उद्योग अपना कचरा जो कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो कचरा होता है वो नदियों में विसर्जित कर देते हैं। 2011 में आवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संकलित स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट में अंतर बताइए। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। मिनी इस्पात उद्योग क्या होते हैं, छोटे संयंत्र होते हैं ये। ठीक है, मिनी इस्पात उद्योग क्या होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विद्युत भट्टी, ओके, रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात में मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। यानी यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का स्टील नहीं बनता, नॉर्मल स्टील बनता है। 3 समझ आए हमें कौन कौन से पॉइंट मिनी इस्पात उद्योग के छोटे प्लांट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ईंट की जो विद्युत भट्टी का और स्पंज आयरन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो स्टील बनाया जाता है ना वो हल्का होता है, साथ ही में मिश्रित इस्पात से इसका उत्पादन किया जाता है। बात अगर हम करें एक संकलित इस्पात संयंत्र की, ये एक बड़ा संयंत्र होता है, बड़ा प्लांट होता है। यहाँ पर कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने और उसे ढालने और उसको आकार देने तक प्रत्येक क्रिया करी जाती है। यानी ये बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं और यहाँ पर आपके स्टील से रिलेटेड सारे के सारे काम किए जाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। मतलब पूरी जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे एक संकलित इस्पात संयंत्र में होती है। ओके, और इसका एग्जाम्पल है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मौजूदा ताजे जल संसाधन पर दबाव बढ़ाकर भारत में उद्योग की बढ़ती संख्या ने कैसे बदतर स्थिति बना दी है। मतलब जैसे जैसे भारत के अंदर औद्योगिकी की संख्या बढ़ रही है ना, वैसे वैसे हमारे जल संसाधन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कैसे, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो, पानी की भारी उपयोगिता होने के अलावा उद्योगों में उन्हें चलाने में बिजली की भी आवश्यकता होती है। आपको पता ही है, पानी की भी आवश्यकता होती है, उद्योग में बिजली की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आज बड़े उद्योग घराने आम जगह हैं, मतलब आम हो गए हैं, अब तो हर जगह मिलते हैं, क्योंकि कई बहुराष्ट्रीय यानी MNC जो है वो उद्योग इकाइयाँ मीठे जल के स्रोतों पर दबाव डाल रही है। मतलब ये बोला गया है कि औद्योगिक घराने हैं ना जो हर जगह हैं, और ऐसे घराने या MNC क्या करती है कि ऐसे जगह पर अपना प्लांट लगाती है जहाँ पर मीठा जल बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है ना, जो हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी हो रहा है उसका लेवल भी नीचे की तरफ जाता है। आपने समरसीबल सुना है, आई होप आपने समरसीबल सुना हो। पहले ना 80 मीटर तक खोदते थे ना तभी पानी निकल जाता था, बट अब बहुत नीचे जाना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण ने पानी की कमी की समस्या को बढ़ा दिया है और जल के स्रोतों पर दबाव डाला है। इसका मतलब है औद्योगिकरण ने तो बर्बाद कर ही रखा है पानी के संसाधन को। कैसे, फैक्ट्रियाँ लग रही है, पानी का यूज़ करती है, नदियों में अपना कचरा डालती है, पानी खराब, प्रदूषण भी हो रहा है इससे, और पानी संसाधन भी कम हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। और साथ ही में जो शहरीकरण भी हो रहा है, धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है। गाँव में देखो इतना प्रदूषण नहीं होता, जल प्रदूषण नहीं होता, पर शहरों में बहुत ज़्यादा होता है, धुआं, पॉल्यूशन वगैरह, और ये फैक्ट्रियाँ वगैरह, है ना। ओके जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल के वर्षों में चीनी मील को भारत के दक्षिणी राज्यों में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति क्यों है। 3 कारण बताइए। यानी सिंपल क्वेश्चन है कि भारत में अब ज़्यादातर जो हमारी चीनी मिलें हैं ना वो दक्षिण में भी लग रही है, इसका कारण बताइए। मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता हो कि ज़्यादातर जो हमारी भारत में जो चीनी की मिलें हैं ना वो आपको या तो यूपी में मिलेगी या बिहार में मिलेगी। ठीक है, बट अब क्या है कि जो ये चीनी की मिलें होती है उनकी जो संख्या है वो दक्षिणी भारत में भी बढ़ती जा रही है, दक्षिणी और पश्चिमी भारत में। तो इसका कारण पता है क्या है। पहली बात तो वहाँ अनुकूल जलवायु है गन्ना उगाने के लिए। ठीक है, गन्ना उगता है तो साथ में गन्ने की फैक्ट्री भी लगा दो, गन्ना वहाँ पर उगेगा, फैक्ट्री में जाएगा, चीनी बना लो उसकी। ठीक है, ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ पर सहकारी समितियाँ
जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। दक्षिणी भारत की बात करूँ मैं, या मैं बात करूँ पश्चिमी भारत की, ठीक है। हमारे जो दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर क्या है, जो सहकारी समितियाँ, सहकारी समिति आई होप आपको याद हो, सहकारी समितियाँ वो समितियाँ होती है, वो फैक्ट्रियाँ होती है जो आपके मजदूर वगैरह, ठीक है, सप्लायर, ओके, उत्पादक, ये सारे के सारे मिलकर चलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो चीनी मिलें हैं या चीनी की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है वो एक सहकारी समितियाँ हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो गन्ना उगता है ना वो सीजनल होता है। देखो, अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी ना तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर जाकर देख कर आना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो, मतलब अगर आपके एग्जाम में 1-1.5 महीना है तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देख कर आना। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो देखो, ये लर्न करो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, हर एक आंसर का आप रिप्लाई कर पाओगे, आंसर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एक और बात बता दूं यार, क्या ना बोर्ड एग्जाम में कभी कभार बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि आंसर किस वे में लिखना है, कैसे लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो 100% मार्क्स का करके तो आते हैं बट उनके 100 मार्क्स कभी नहीं आते, 98, 97, 96, 95, कभी कभी तो 80s की लाइन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाती है। तो ना नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन बोर्ड एग्जाम, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देख कर आना। अगर आप 70 के आसपास नंबर लाते हो तो आराम से 80 हो जाएंगे, ठीक है। फालतू के नंबर मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे गेन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि टीचर भी एक ह्यूमन है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें आसान चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप आसानी से अपना पेपर कैसे लिख सकते हो, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देख कर आना। बहुत बच्चों का सपोर्ट मिला है तो आपके बड़ी काम आएगी वो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि भारत में एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा लोहा इस्पात उत्पाद हम उगाते, मतलब उत्पाद करते थे, मतलब ज़्यादातर लोहा का और स्टील का, आयरन और स्टील का उत्पादन हम करते थे, बट आज हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो उसका क्या कारण है? मैं आपको अगर डायरेक्टली बताऊँ ना, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये वैसे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक टाइम था जब चाइना और इंडिया दोनों सेम अमाउंट में उत्पादन करते थे लोहा और इस्पात का, यानी स्टील और आयरन का, बट आज है ना इंडिया बहुत पीछे रह गया। क्या कारण है इसके? पहला कारण तो ये है कि उच्च लागत तथा कोकिंग कोल की हमारे यहाँ पर सीमित उपलब्धता है। हमारे यहाँ पर जो है वो कोकिंग कोल जो है वो बहुत महंगा मिलता है और बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोकिंग कोल मिलता है, ठीक है। कोकिंग कोल क्या होता है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका कच्चा माल है। साथ में कम श्रमिक उत्पादकता, यानी हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा श्रमिक स्किल्ड नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हो उनके पास इतनी अच्छी स्किल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं चाइना से। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर बिजली, देखो ये जो बिजली वाला पॉइंट है ना, आप कहीं भी लिख सकते हो। हमारे भारत में जो बिजली है, जो ऊर्जा है कि अनियमित पूर्ति होती है। अनियमित पूर्ति का मतलब होता है रेगुलर नहीं रहती बिजली, कभी रहती है कभी नहीं रहती, तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी लोहा और इस्पात उद्योग पे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अविकसित अवसंरचना, इसका मतलब होता है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ रोड वगैरह भी अच्छी नहीं है तो ट्रांसपोर्ट में बड़ा टाइम लगता है। हमारे यहाँ पर अगर कच्चे माल को आने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो हमारे लोहा और इस्पात उद्योग है वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। ओके, अब आपसे जो क्वेश्चन इसमें आगे पूछा गया था ना, वो ये पूछा गया था कि आप ये बताओ कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, आप ये लिख दो कि अगर ये कमियां हम सुधार लें तो हम अपने लोहा और इस्पात उद्योग में जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्योग को उनकी मुख्य भूमिका के आधार पर बांटिए या उनको वर्गीकृत कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे उद्योग होते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक तो आधारभूत उद्योग होते हैं और एक होते हैं उपभोक्ता उद्योग। बड़ा सिंपल है, देखो पहले तो हम आधारभूत उद्योग समझ लेते हैं। वह उद्योग जिनका माल या जिनका जो उत्पादन है दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, वहाँ पर क्या बनता है? लोहा बनता है। अब लोहा आपके घर में थोड़ी ना आ जाता है डायरेक्टली, आपके घर में तो नहीं भेजते, है ना। वो क्या करते हैं, दूसरी फैक्ट्रियों में, जैसे बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री, वहाँ पर स्टील भेजा जाता है ना। जो कार बनाने वाली फैक्ट्री है उस पर लोहा भेजा जाता है ना। ये सारी की सारी चीज़ें भेजी जाती है। तो यानी लोहा इस्पात जो उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि उसका जो उत्पादन होता है वो दूसरी फैक्ट्रियों में, दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया हो। तो ये हमारा लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग ही है। अब एक होता है उपभोक्ता उद्योग। अब ये उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? ये भी बड़ा सिंपल है। जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए किया जाता है ना, उसको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाए। जैसे कि
चीनी, चीनी किसी दूसरी फैक्ट्री में तो जाती नहीं है ना। एक फैक्ट्री में चीनी बन रही है तो किसी दूसरी फैक्ट्री में जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए चली जाएगी। दंत मंजन, टूथपेस्ट, कागज़ हो गया, पंखे हो गई, सिलाई मशीन हो गई, ये सारे के सारे जितने भी उद्योग होते हैं ना इनसे रिलेटेड, वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, क्योंकि वो उपभोक्ता के लिए होते हैं, एंड कंज्यूमर के लिए होते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग है ना बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, तो उन चुनौतियों को बताइए, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो चीनी उद्योग फेस कर रही है। तो पहली जो प्रॉब्लम है जो हमारी चीनी उद्योग फेस कर रहा है, या चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियां, पहली चुनौती ये है कि इस उद्योग का अल्पकालिक होना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गन्ना पूरे साल नहीं उगता, कुछ ऐसा टाइम होता है जिसपे गन्ना उगता है, तो जो गन्ना है वो अल्पकालिक है। तो जो किसान सोचता है गन्ना उगाने से अच्छा कुछ और उगा ले, पूरे साल हमारे पास काम तो रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरानी व असक्षम तकनीकों का इस्तेमाल, हम है ना पुरानी ओल्ड जो आपकी मशीनें वगैरह है या ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने में ना पहुंचना। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था ना तो आपको एक बात बताई थी कि गन्ने के अंदर है ना कंटेंट होता है जिसको कहते हैं सुक्रोज कंटेंट। ठीक है, एक मतलब एक कंटेंट होता है, जैसे आप गन्ने को काटते हो ना वो कम होने लगता है, उसी की वजह से गन्ना मीठा होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट है ना बहुत ख़राब है, मतलब इतना अच्छा नहीं है हमारे पास, हमारे इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो गन्ने को काटने के बाद जब ले जाया जाता है ना कहाँ पर, फैक्ट्रियों के अंदर, तो बहुत लेट हो जाता है, तो गन्ना है ना मीठा नहीं रहता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चीनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। खोई का मतलब पता है क्या होता है, जैसे आपने गन्ने का जूस पिया होगा, तो गन्ने वाले भैया जैसे ही जूस में वो मशीन में गन्ना डालते हैं, फिर एक और बार डालते हैं, फिर वही गन्ना 3-4 बार डालते हैं, फिर उसको कूड़े में फेंक देते हैं। जबकि उसका उपयोग हम खाद वगैरह बनाने में, अपने जानवरों को वगैरह को खिलाने में कर सकते हैं, उसका ढंग से उपयोग ना कर पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है, पहले तो विनिर्माण उद्योग की डेफिनेशन बतानी है जो सबसे पहले हमने देखा था। ठीक है, और ये 2012 और 2013 में आया क्वेश्चन है जो भी मैं बता रहा हूँ। विनिर्माण उद्योग की परिभाषा बतानी है, उसके साथ आपको ये बताना है कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कि कच्चा माल कहाँ से आता है, उसके हिसाब से भी उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। बताइए कौन कौन से उद्योग है। तो मैं आपको बता दूं, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर ना उद्योग को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक तो आपके कृषि आधारित उद्योग और एक है खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, वह उद्योग, ठीक है, जो कृषि पर आधारित होते हैं, या मैं कहूँ कि वह उद्योग जिनका कच्चा माल खेतों से आता है उनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, और वह उद्योग जिनका कच्चा माल ज़मीन से खुदाई करके निकाला जाता है उसको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा जो है वो खेतों में उगता है, बिल्कुल नहीं, तो लोहा इस्पात उद्योग खेतों में नहीं उगता, ज़मीन से निकाला जाता है, तो ये खनिज आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग, अब चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना क्या उगता है, खेतों में उगता है, तो वो क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2012 में CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि भारत के मोटर गाड़ी उद्योग पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण करे। इसका क्या मतलब है, देखो आपको पता है हमारे भारत के अंदर है 1991 में एक पॉलिसी लाई गई थी जिसको हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो उससे हमारी जो मोटरसाइकिल उद्योग है उनको क्या फ़ायदा हुआ। पहली बात तो है कि उसके बाद क्या हुआ कि नए प्रकार के वाहन का आगमन हुआ, दूसरी कंट्री की बहुत सारी जो कंपनियां है ना वो इंडिया के अंदर आने लग गई, जो कार की कंपनी है, तो इससे हमारे पास नई तरह की कार आई, साथ ही में नई तकनीकें भी आई। ओके, दूसरे देशों से निवेश बढ़ा, दूसरी कंट्री की जो कंपनियां थी उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, और हमारा औद्योगिक विकास भी हुआ और वैश्विक विकास भी हुआ, और हमारे देश की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आगे बढ़ पाई, उनको आगे बढ़ने में मदद मिली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जूट के सामान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख करें। यानी जो जूट है, जूट आपको पता है ना, पटसन कहते हैं जूट को, तो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने क्या उपाय सुझाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत में जूट उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2005 में एक राष्ट्रीय जूट नीति को बनाया, जिसका उद्देश्य भारत में जूट का उत्पादन बढ़ाना था, जो जूट के किसान हैं उनकी सहायता करना था, और उच्च कोटि का जूट उपलब्ध करवाना था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2012 में, 2016 में, 2014 में
2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ज़्यादातर जो हमारी जूट की मिलें हैं ना वो हुगली रिवर के पास है। हुगली रिवर आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है वहाँ से जाती है, तो हुगली रिवर के पास ही, बिल्कुल रिवर के पास ही, नदी के पास ही, तट पर ही उसके ज़्यादातर आपको जूट की मिलें देखने के लिए मिलती है। तो इसका क्या कारण है? ये कारण है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। हमारे हुगली रिवर के पास है ना बहुत सारा पटसन भी उगाया जाता है, तो कच्चा माल मिल जाता है। इसी की वजह से ज़्यादातर जो आपके पटसन उद्योग है वो हमें हुगली रिवर के पास ही देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सस्ता जल परिवहन। मैंने अभी बताया नदी के पास है तो सस्ता जल परिवहन मिल जाता है, इसी के लिए ज़्यादातर जो उद्योग है वो हमारे बिल्कुल हुगली रिवर के पास है। नेक्स्ट है कि कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए प्रचुर जल। आपको पता ही है कोलकाता में, या मैं कहूँ नदियों के पास तो बहुत पानी होता है, नदी में तो पानी पानी है। तो जो हमारा जूट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी भी मिल जाता है। इसी की वजह से क्या है कि ज़्यादातर जो आपकी जूट की मिलें हैं वो हुगली रिवर के पास होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बिहार है, उड़ीसा है, यूपी है, यहाँ से सस्ते श्रमिक जो आते हैं वो भी उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, यानी सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं हमें, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और नेक्स्ट है कि जो कोलकाता है ना, कोलकाता एक बड़ा नगर केंद्र है, यहाँ पर बैंकिंग की, बीमा की और भी बहुत सारी सेवाएं हमें मिल जाती है। इसी की वजह से कोलकाता के अंदर जो हुगली रिवर है उसी के पास ज़्यादातर हमें क्या देखने के लिए मिलती है, फैक्ट्रियाँ देखने के लिए मिलती है, जूट की मिलें देखने के लिए मिलती है। ओके जी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, यानी कृषि जो है वो बिना उद्योगों के नहीं हो सकती और जो उद्योग है वो बिना कृषि के नहीं चल सकते। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, कृषि उद्योगों पर निर्भर है और जो हमारे उद्योग है वो कृषि पर निर्भर है। कैसे? सिंपल सीधी बात है, जो हमारी कृषि है, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो कृषि पर निर्भर होते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग। अब चीनी जो है वो गन्ने से बनती है, गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में, तो कृषि पर आधारित है ना। बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं, विनिर्माण उद्योग, जो कृषि पर आधारित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे उद्योग है वो कृषि पर निर्भर है। अब ये देख लेते हैं कि कृषि कैसे निर्भर है उद्योगों पे। पहली बात तो ये है कि उद्योगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो कि कृषि में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे आपकी ट्रैक्टर वगैरह हो गया, आपके औजार वगैरह हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कृषि भी क्या है, आपके उद्योगों पर निर्भर है, ठीक है। 2014 और 15 की CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत आई हो तो ये लिखा है, ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में, 14 में, 16 में, फिर 14 मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों में, 13 में और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सीधी बात है, हम उद्योगों का प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, 5 सुझाव बताइए। तो ये 5 सुझाव लिखे हुए हैं। पहली बात तो है कि कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उसको अलग करके जल में डालना चाहिए, यानी नदी में डालने से पहले उस पदार्थ को हमें क्या कर लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। नदी में कचरा डालने से पहले, या नदी में जो हम फैक्ट्रियों का पानी डालते हैं उसको पहले उस पानी को साफ़ कर लेना चाहिए, फिर ही नदी में डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो चिमनी वगैरह होती है ना, उससे जो धुआं निकलता है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कपड़ा फिल्टर लगा सकते हैं चिमनियों के ऊपर। नेक्स्ट है कि तापीय प्रदूषण को रोकने के लिए हम गर्म पानी जो हमारी फैक्ट्रियों से निकलता है ना, उसको पहले ठंडा करके फिर नदियों में विसर्जित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को कारखानों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए कि आप ये इन चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा प्रदूषण होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले 5 कारक की व्याख्या करें। CBSE 2015 में आया क्वेश्चन है कि जो आपकी फैक्ट्री की लोकेशन होती है, उद्योगों की लोकेशन होती है, उसको क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। तो पहली जो चीज़ है जो इफेक्ट करती है वो है आपकी श्रमिक, दूसरी पूंजी, तीसरी शक्ति यानी बिजली, चौथा बाजार, ठीक है, पाँचवा परिवहन, छठा बैंक। 6 बता दिए, 5 पूछे थे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि श्रमिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी औद्योगिक की स्थापना, या मैं कहूँ उद्योग की स्थापना करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि जो श्रमिक है वो वहाँ पर उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पूंजी देखनी पड़ती है कि वहाँ पर बैंक वगैरह की सुविधा है या नहीं है जिससे हमें वहाँ पर पूंजी प्राप्त हो सके। क्या जिस इलाके में हम फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पर बिजली आती है नहीं आती, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विनिर्माण उद्योग क्या है, वही है विनिर्माण उद्योग क्षेत्र की डेफिनेशन बतानी है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जो सुनो, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि स्वामित्व के आधार पर जो 4 प्रकार से हमने विनिर्माण उद्योग को विभाजित किया गया है उसका वर्णन करें।
ठीक है, स्वामित्व के आधार पे कि ये जो हमारी फैक्ट्री है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये किसकी है। देखो सिंपल सीधी बात है, अगर वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री, वो उद्योग अगर सरकार का हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे या सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। अगर वो किसी इंडिविजुअल बंदे का है, जो उसका जो स्वामित्व है किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह के हाथ में है, तो हम उसे निजी उद्योग कहेंगे। जैसे कि टिस्को वगैरह, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा किसकी है, रतन टाटा जी की, तो वो क्या है, एक निजी उद्योग है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त उद्योग, वह उद्योग जो सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर चलाए, ठीक है, जिसमें बहुत सारा शेयर गवर्नमेंट का भी हो और प्राइवेट लोगों का भी हो, ठीक है, उसी को कहते हैं संयुक्त उद्योग, जिसका उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में गवर्नमेंट का भी शेयर है, प्राइवेट शेयर भी है। अब एक होता है सहकारी समितियाँ या सहकारी उद्योग जिसे हम कहते हैं, समितियाँ तो नहीं, सहकारी उद्योग याद रखना आपको, ठीक है। सहकारी उद्योग क्या होते हैं, यह वह उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व उत्पादकों, ठीक है, श्रमिकों और इन दोनों के हाथ में होता है, ठीक है। उत्पादक कौन होते हैं, जो कच्चा माल लेकर आ रहे हैं, कच्चे माल की पूर्ति करने वाले जो उत्पादक होते हैं ना। जैसे कि मान लो मैं गन्ना उगाता हूँ और मैंने एक फैक्ट्री खोल रखी है जहाँ पर मैं गन्ने से चीनी बनाता हूँ, तो गन्ना तो मेरा ही है ना, तो मैं गन्ना अपनी फैक्ट्री में भेज रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक तरह से आप कह सकते हो सहकारी उद्योग है। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बढ़िया दिया था, आपको दे देता हूँ, चलो वैसे तो ज़्यादा वीडियो लेंथी बन जाएगी, बट फिर भी देखो, मान लो हम बहुत सारे फार्मर हैं और सारे के सारे गन्ना उगाते हैं, हमने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, तो कच्चा माल कौन ला रहा है, हम ला रहे हैं, साथ में उसमें हम काम कौन कर रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक सहकारी उद्योग हो गया, ठीक है। गन्ना जो है सहकारी उद्योग है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म जो है वो राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये याद रखना आपको। इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप लिए हैं। कौन कौन से स्टेप लिए हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला स्टेप जो इन्होंने लिया है वो ये लिया है कि वो क्या करते हैं कि न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। देखो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना, तो प्रदूषण कम से कम होता है। नेक्स्ट है कि अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन, ठीक है, राख का उत्पादन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं उनको राख में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ज़्यादा प्रदूषण ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, हरित क्षेत्र बना रहे हैं अपने आसपास के इलाके में, जितना हो सके अपने आसपास के इलाके में। ये जो हमारा एनटीपीसी है उसके आसपास के इलाके में क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो क्या करते हैं कि जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी जो हमारी नदियों से हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो लिक्विड है ना, गंदा लिक्विड है, उसके अंदर से जो खराब पदार्थ है उसको निकाल देते हैं। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है, जिससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता, कम से कम प्रदूषण होता। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये मॉनिटर भी करते रहते हैं कि अपने आंकड़ों को मॉनिटर करते रहते हैं, ऑनलाइन आंकड़े एकत्रित करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि हर साल हमने कितना प्रदूषण को कम करने में योगदान दिया है। अगर हम प्रदूषण को इस साल कम करने में सक्षम नहीं रह पाए तो हम अगले साल रहेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग करके चलते हैं कि इस साल हमने कितना बचाया है, अगले साल हम और कैसे कैसे हम बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंबई अहमदाबाद में, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो आपकी फैक्ट्रियाँ होती थी ना अंग्रेजों के टाइम में, 2011 में आया क्वेश्चन है, अंग्रेजों के टाइम में ये सारी की सारी कोस्ट के पास होती थी, तट के पास होती थी। क्या रीज़न है, सिंपल सीधी बात है कि वहाँ पर पहली बात तो जो परिवहन था वो मिल जाता था, ठीक है, जलवायु भी अच्छी होती थी और ट्रेड करने में भी बहुत आसानी होती थी, दूसरी कंट्रियों में परिवहन में भेजने के लिए भी बड़ी आसानी होती थी। तो इसी वजह से इसे हम पतनों कहते हैं। पतनों का मतलब पोर्ट जो होता है ना, उसे पतन कहते हैं। तो पतन से समीपता, पतन की समीपता होती थी, तट की समीपता होती थी। तो इसलिए ज़्यादातर जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती थी वो अंग्रेज़ों के टाइम में, या सूती कपड़ा उद्योग की जो फैक्ट्रियाँ होती थी वो ज़्यादातर हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलती थी, जो तट के इलाके हैं, मुंबई में और अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में है, तो मुंबई और अहमदाबाद में देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि कपास की उपलब्धता भी, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल होती थी। ब्लैक सॉइल पे आपको पता है काली मृदा पे अच्छी खासी कपास उगाई जाती है, इसलिए बाज़ार भी था यहाँ पर। परिवहन की समीपता आपको पता है बंदरगाह वगैरह से। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे, ओके। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क से रिलेटेड है। जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, वैसे तो ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, आपको मैप का पक्का आने वाला है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मैप की, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो प्रौद्योगिकी पार्क होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वो एरिया होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क वो एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है, किसका, डेटा का, ठीक है, उच्च डेटा का बहुत तेज़ी से आदान प्रदान होता है, यानी यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी होती है,
ठीक है जी। अब आपको ये बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी का भारत में क्या योगदान है। पहली बात तो वो लोगों को बड़े लेवल पे क्या देता है, रोज़गार देता है, ठीक है, और साथ में महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहा है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं भी काम करती हैं हमारे इस आईटी सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट में जो बीपीओज़ वगैरह हैं वो विदेशी मुद्रा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और इससे क्या हुआ है, हमारे देश का भी उद्धार हुआ है, हमारे देश में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि हुई है। ओके, आपको है ना इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देखने के लिए मिले होंगे, बट सारे इंपॉर्टेंट है और मैं कोई भी क्वेश्चन छुड़वाता नहीं हूँ, आपको पता ही है बात। 2 मिनट लगा के अगर आप क्वेश्चन समझ जाओ तो अच्छी बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना, इससे और ज़्यादा नोटिफिकेशन और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, दूसरे के पास पहुँचाओ, ठीक है। और ख़ास रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि शेयर ज़रूर करें करो यार, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से खास रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, अभी तक उस पर कुछ अपलोड नहीं किया। स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, पर उस पर 1000 नहीं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा है उस पर जाकर क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस पर मेरे 1800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मतलब 1700 से क्रॉस हो चुके हैं, जबकि अभी तक मैंने उस पर कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं करी। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं जबकि मैंने कुछ वीडियो भी नहीं डाला? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो ना आए उसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया है। और वहाँ पर मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, मतलब बेल आइकन दे रखा होगा, घंटा दे रखा होगा, तो उस पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर अभी कंपटीशन नहीं है। यानी अभी आप जाओगे तो अड़ सकते हो अच्छा खासा, बट अगर मान लो जैसे मैंने वीडियो अपलोड करी, आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखा, ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड करी और उस पर मान लो 10,000 व्यूज़ आ गए और 10,000 व्यूज़ के बाद आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, तो अब जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया होगा उस पर तो बिल्कुल ही खींचातानी हो गई होगी, कंपटीशन बढ़ गया होगा, क्योंकि 10,000 में से 1,000 बच्चों ने तो ट्राई किया होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब किया इसीलिए किया है। तो अगर उसमें से 1000 बच्चों ने भी वो प्लेटफॉर्म ट्राई किया तो आप तो पीछे रह जाओगे, अगर उन 1000 बच्चों में से आप नहीं हुए तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी नोट्स के लिए नीचे जीपी लिंक दे रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वेबसाइट वगैरह भी बना दूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ मैं कौन कौन सी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही 4-5 ही पोस्ट डाले हैं मैंने, ठीक है, तो कर लेना वैसे, ठीक है। थोड़ी बातचीत हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो वहाँ पर रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा ईजी रहेगा। ओके जी, सो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।